चलिए जी बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने कराना है द यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखें इंग्लिश में तीन होते हैं। अब कौन कौन से आ जाएंगे? ए, एन, दी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए और एन हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। बहुत सी जगह पे हमें कंफ्यूजन होती है कि हमने यहाँ पे ए लगाना है या हमने एन लगाना है। आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि वॉल्स, जिसको वॉवल कहते हैं, वॉल्स ए ई आई ओ यू, जब भी आ जाए आपने एन लगाना है, अदरवाइज ए। ये रॉन्ग मेथड है। आपने इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, वो आपने ज़हन में रखना है। आपने जो भी लफ्ज अलिफ से स्टार्ट हो आपने हमेशा एन लगाना है, अदरवाइज ए लगा देना है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखें यू, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है। अब देखें ये एक लिखा हुआ है यू फॉर यूनिवर्सिटी, यू फॉर अम्ब्रेला। अब दोनों ही यू से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी को जब हम लिखते हैं तो हमने कैसे लिखा? यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला हमने अलिफ से लिख लिया। अब ये देखें ये अम्ब्रेला तो अलिफ से स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे याद रखें हर वो लफ्ज जो अलिफ से स्टार्ट होगा उसके आगे हमने एन लगा देना है, अदरवाइज हम इसके आगे ए लगाएंगे। अब देखिए दोनों वावल हैं, लेकिन जो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे हमने एन लगा दिया। इज इट क्लियर बच्चों? एक और एग्जांपल देख लें। ये लफ्ज लिखा हुआ है ऑनेस्ट, एट साइलेंट रहेगा, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। ये लफ्ज लिखा है होटल। अब दोनों में देखें वावल्स हैं, ओ ओ। अब जब मैं ऑनेस्ट लिखता हूं तो मैं अलिफ से लिखूंगा, होटल लिखूंगा तो मैं हे से लिखूंगा। अब देखें दोनों में फर्क आ गया। दोनों वावल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जिसमें अलिफ आएगा उसके साथ तो हम लगा देंगे एन ऑनेस्ट, जिसके साथ अलिफ नहीं आया तो हमने उसके साथ लगा दिया ए। तो ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। हर वो लफ्ज जिसके साथ जो अलिफ से स्टार्ट होगा आपने उसके साथ एन लगाना है, अदरवाइज ए। क्लियर थी बच्चों? नीचे एक दो एग्जांपल भी है, जैसे देखें ओल्ड अलिफ से लिखते हैं हम, एप्पल अलिफ से लिखते हैं हम। इसी तरह ये देखें एम में, इसमें वॉल नहीं है, लेकिन एम में हम कैसे लिखते हैं? एम ए। अब ये देखें एम में फिर अलिफ से स्टार्ट हुआ तो इसके साथ तो आ जाएगा एन, एन और एन। अब ये तीनों के साथ एन क्यों आया? आप देखिए ये तीनों ही अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर दो लफ्ज जो अलिफ से स्टार्ट होगा आपने उसके साथ एन लगाना है, अदरवाइज आप ए लगाएंगे। अब आर्टिकल में दूसरी चीज आ गई जी दी। पहले हमने पढ़ लिया ए एन और अब आ जाएगा दी। दी में यहां पे आ रहे हैं आप, अच्छा जी। अब इसमें जब दी आ जाता है तो सबसे पहला सेंटेंस है मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन, द मुस्लिम रिसाइट द होली कुरान। जो भी आ जाता है तो आपने ये याद रखना है, जब भी जात आ जाए, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द हिंदूज, जात से पहले हमने दी मस्ट लगाना है। ये ग्रामर का रूल होता है। जब भी जात आ जाएगी, कोई भी जात ले लें, जितने भी मज़ाहिब हैं, जात से पहले दी मस्ट होगा। यहां तक कि अगर हम कहते हैं द रिच, द पुअर, द डॉक्टर, द इंजीनियर, प्रोफेशन कोई भी आ जाए उससे पहले हमने दी मस्ट लगाना है। नंबर 2 देखें जी, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है जी, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सोलर सिस्टम में जो हमारा है, सोलर सिस्टम से मुराद है जमीन और आसमान के दरमियान जो भी चीज आ जाए उससे पहले दी मस्ट होगा। जैसे स्टार है, मार्स है, जुपिटर है, जैसे सन है उसके साथ मून है। इसी तरह कोई भी स्टार में जमीन और आसमान के दरमियान कोई भी चीज आ जाए उनसे पहले दी मस्ट होगा। यहां तक कि एरोप्लेन जमीन पे है, अगर वो फिजा में जा रहे हैं कहते हैं द एरोप्लेन, खाली एरोप्लेन नहीं कहेंगे हम। जमीन और आसमान के दरमियान जो भी चीज होगी उससे पहले हमने दी मस्ट लगाना है। एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग। इज इट क्लियर? तो जमीन और आसमान के दरमियान जो भी चीज आएगी उससे पहले हम दी मस्ट लगाएंगे। अच्छा, दी इसमें थोड़ा सा लेंथ ही है। आज हम इसकी 10 एग्जांपल करेंगे, बाकी कल हम पूरी एग्जांपल कर लेंगे तो दी हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें नंबर 3 जी, माय सिस्टर इज एमए इन द इंग्लिश। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अभी मैंने बताया हर वो लफ्ज जो अलिफ से स्टार्ट होगा उससे पहले हमने एन लगाना है। एक तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी, माय सिस्टर इज एन में इन द इंग्लिश। अब ये इसमें दी नहीं आएगा, क्यों? हर वो लैंग्वेज इंग्लिश,
उर्दू, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इनसे पहले कभी दी नहीं आता। तो ये लैंग्वेज की बात हो रही है, तो लैंग्वेज से पहले कभी भी दी इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट आगे भी 4 पॉइंट, ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, टॉलेस्ट। अब टॉलेस्ट जो है ये थर्ड डिग्री है किसकी? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। इसी तरह जब भी थर्ड डिग्री आ जाए, थर्ड डिग्री से पहले दी मस्ट होता है। अब ये सिलेबल की थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री जब भी आएगी उससे पहले दी हम मस्ट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लियर हो गया जी बच्चों? नेक्स्ट देखें, द ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे 2 मिस्टेक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑनेस्टी, सेकंड अ बेस्ट। अब यहाँ पे चीज देखें, ऑनेस्टी, इट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो चीजें जो दिखाई ना दे। मसलन एक बंदा है, वो बहादुर है, नजर तो नहीं आता, बुज़दिल है, नजर तो नहीं आता। बहादुर है, बुज़दिल है, अक्लमंद है, बेवकूफ है, जो भी चीज है वो नजर नहीं आता। जो चीज दिखाई ना दे उससे पहले हम कभी दी नहीं लगाते, ठीक है जी, उससे पहले दी नहीं लगाते। इसी तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई नहीं देती, लिहाजा इससे पहले दी नहीं लगेगा। तो ये बन जाएगा ऑनेस्टी इज आ में क्या मिस्टेक है जी? द आ जाएगा। द क्यों आएगा? क्योंकि ये सिलेबल की थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री किसकी है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो थर्ड डिग्री से पहले दी मस्ट लगाना होता है, ग्रामर का रूल होता है। मैंने आगे नहीं बताया, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट से पहले हम थर्ड डिग्री जरूर लगाएंगे। थर्ड डिग्री आ जाएगी तो सॉरी, हम इससे पहले दी मस्ट लगाएंगे। आगे देखें जी, इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन द पंजाब। अब इसमें एक तो ये मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक, इंडस क्या है? दरिया सिंध। अब पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं, तमाम दरियाओं से पहले दी मस्ट होगा, तो हम लिखेंगे जी द इंडस, द रावी, द सतलुज, द ब्यास, जो भी दरिया है उनसे पहले हमने दी मस्ट लगाना है। तो द इंडस इज, अब यहाँ पे देखें, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, थर्ड डिग्री आ गई। थर्ड डिग्री से पहले फिर दी लगेगा। तो जब भी थर्ड डिग्री आएगी सिलेबल की, उससे पहले दी मस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 मिस्टेक्स आ गई। द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। तीसरी ये मिस्टेक है, किसी भी मुल्क से पहले हम दी नहीं लगाते, किसी भी मुल्क से पहले हम दी नहीं लगाते, मगर ऐसे कंट्री जो एब्रीविएशन में हो उनसे पहले दी लगेगा। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जी, यहां पे लिख लेते हैं, हम लिखते हैं जी USA, UK, UAE, इनको हम बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है जी। अब एब्रीविएशन क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस तरह जो मुल्क एब्रीविएशन में आएंगे उनसे पहले दी मस्ट होगा। मिसाल के तौर पे द USA, द UK, द UAE, इनसे पहले हम दी लगाएंगे क्योंकि एब्रीविएशन में है। अगर हम एब्रीविएशन हटा देते हैं, हम लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब दी लगाने की जरूरत ना है। क्लियर हो गया जी? तो यहाँ पे पाकिस्तान से पहले दी नहीं आएगा, मुल्कों से पहले दी नहीं आता। नंबर 7 देखें जी, रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर। अब देखिए, किसी भी चीज को स्पेशलाइज करने के लिए, खास करने के लिए, किसी की क्वालिटी बयान करने के लिए दी मस्ट लगाना होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता जी, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग से पहले दी लगाना मस्ट है। रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, तो रोज से पहले दी लगाना मस्ट है। मैं कहता जी, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब कैमल को स्पेशलाइज करने के लिए हम द कैमल लिखेंगे। क्लियर हो गया जी? किसी को समझ आया तो पूछ सकते हैं, जो चीज आपको समझ आई हो। नंबर 8 पे आ जाइए, हार्ड यू गो कूलर इट इज। जब भी इस तरह की एग्जांपल्स पढ़ोगे तो आ जाए, इनसे पहले दी मस्ट होगा। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। तो इस तरह से पहले दी हमने मस्ट लगाना होता है। द हार्ड यू गो द कूलर इट इज। नंबर 9 देखिए जी, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। वो कहते हैं ये अंग्रेजी जबान है अंग्रेजों की। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो ये मैंने आपको पहले बताया कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, इससे पहले हम दी नहीं लगाते। अब लैंग्वेज से पहले दी नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश, अरबी,
फ्रेंच, केमिस्ट्री, बायो, सब्जेक्ट, लैंग्वेज जो आएगी उससे पहले दी कभी नहीं आएगा। तो कहते जी अंग्रेजी जुबान है अंग्रेजों की। अंग्रेज क्या है? जात है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जात से पहले दी मस्ट होगा, चाहे कोई भी जात हो, चाहे हिंदू हो, अंग्रेज हो, मुसलमान हो, ईसाई, कोई भी आ जाएगा, यहूदी हो, उनसे पहले दी मस्ट होगा। तो जात से पहले दी मस्ट है, तो यहाँ पे दी हम लगाएंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाएगी आई रीड डेली नेशन न्यूज़पेपर। ठीक है, अब नेशन क्या है? न्यूज़पेपर है, तो तमाम अखबार से पहले हमने दी जरूर लगाना है। द नेशन, द न्यूज, द पाकिस्तान टाइम्स। ठीक है, जितने भी अखबार आते हैं उनसे पहले हमने दी लगाएंगे, तो अखबार से पहले दी मस्ट लगता है। ये हो गई 10 पॉइंट, 10 के करीब टोटल हो रहे हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे एट अ टाइम, हम सारे नहीं डिस्कस करना चाह रहे। तो ये आपका दी का पूरा लेक्चर हो गया पूरी इंग्लिश में। वो पंजाबी की कहावत है ना, अंग्रेजी दा दी तो पंजाबी दा दा, अखा खोल के ला। ये नहीं कि आपने जहां दिल चाहे आपने दी लगा देना, ये आपका गलत हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप ऐसे स्टार्ट करते हैं कायदे आजम, आप दा कायदे आजम लिखेंगे, एग्जामिनर वैसे इस पे क्रॉस लगा देगा, नाम से पहले दी आते ही नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसी तरह दी का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप कॉमन यूज करते हैं द अली, द असलम, तो याद रखें अगर अली या असलम लिखते हैं तो उनसे पहले दी नहीं आएगा। तो बात ये आप ज़हन में रखें कि हमने इन चीजों को ग्रामेटिकली सही करके लिखना होता है। अगर हम सही नहीं लिखेंगे तो यकीनन एग्जामिनर पे एक बैड इंप्रेशन होता है। कल को जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपके पहले लफ्ज से, पहले लफ्ज मसलन फर्ज कर लीजिए वो डेमोक्रेसी या पाकिस्तान पे ऐसे दे देता है, आप स्टार्ट ही करते हैं द पाकिस्तान, एग्जामिनर में एक बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि ये माइनर मिस्टेक है। माइनर मिस्टेक कभी माफ नहीं होती। माइनर मिस्टेक समझते हैं ना? अब जैसे लफ्ज आ जाते हैं डिटरमिनेशन, आपका स्पेलिंग गलत हो गई, नो इशू। अगर आप दी के स्पेलिंग गलत कर देंगे, एग्जामिनर पूरे पेपर पे क्रॉस लगाएगा कि जिस बच्चे को दी नहीं लिखना आता है, ये दी कहां लगाना है ये नहीं पता, उस बंदे को क्या कांसेप्ट होगा। इडियम आ जाती है। इडियम जब आते हैं तो उसमें सबसे पहला इडियम है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक के मीनिंग होते हैं कि हर जायज और नाजायज तरीके से। जैसे हम इसका आइडियम बना सकते हैं कि वो हर जायज और नाजायज तरीके से दौलत कमाना चाहता है, वो हर जायज और नाजायज तरीके से किसी भी तरह डिग्री हासिल करना चाहता है। तो इस तरह के आपने सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। इन द निक ऑफ टाइम, एंड मौके पर। ठीक है जी, जो ही वो घर पहुंचा एंड मौके पर लाइट चली गई, जो ही वो घर पहुंचा एंड मौके पर सैलाब आ गया। इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स के क्या मीनिंग होते हैं? उलझन में होना, शशोपन में होना, डबल माइंडेड होना, समझ ना आना कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। इन अ फिक्स। नेक्स्ट है जी बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है जी? हाँ, रंजिश, अदावत, दुश्मनी। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन होता है जी फसाद की जड़, झगड़े की वजह। तो पाकिस्तान में ज्यादा प्रॉपर्टी की फसाद की जड़ है, तो आप लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी दो भाइयों में फसाद की जड़ है। दिस प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, बिटवीन टू फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप मनी लिख लें, वेल्थ लिख लें, ये दो लोगों के दरमियान झगड़े की वजह होती है। नेक्स्ट आगे जी ऑल एट सी। ऑल एट सी, घबरा जाना। जो ही उसने शेर को देखा उसके उसान पता हो गया, वो घबरा गया। मुश्किल सिचुएशन को देख के वो फौरन घबरा गया। लास्ट आ गया जी, लास्ट क्या है जी? बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन होता है जी अहम मसला, अहम इशू। जैसे हम कहते हैं जी इस टाइम करप्शन हमारे मुल्क का सबसे ज्यादा हॉट इशू है, ये बर्निंग क्वेश्चन है। कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बर्निंग क्वेश्चन है। तो इस तरह जो अहम मसला होगा इट इज कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन। ये आपकी आज की होगी ग्रामर, जो कि हर स्टूडेंट पेपर में आपको आनी ही आनी है। करेक्शन ले लें, करेक्शन के साथ ये ए एंड बी आपका बेसिक लेक्चर है, आपको पता होना चाहिए कि कहां लगना है और कहां नहीं लगती। अब आपका एडीए पार्ट 2 या कह लें कि डीए पार्ट 2, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 6 हम पढ़ेंगे ओल्ड मैन एंड द सी। ये आपका नावल है, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या सरगोदा यूनिवर्सिटी हो, इसमें आपके 3 सवाल आएंगे, 3 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द ओल्ड मैन आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन लोनलीनेस, तन्हाई। Whom does the old man talk to the sea and why? बूढ़े से कौन समुद्र में बातें करता था, क्यों? Did the old man feel lonely on the sea? क्या वो समुद्र में अकेला या तन्हाई महसूस करता था? Who were his companions?
उसके साथी कौन थे? ये आज का हमारा जी अहम टॉपिक है। यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। द होल नावल, पूरा नावल, ओल्ड मैन एंड द सी इज ओवरशैडोड बाय द लोनलीनेस ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े की तन्हाई से भरपूर है। द ओल्ड मैन संतियागो इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, इस नॉवल का मेजर कैरेक्टर या मेन किरदार भी आप लिख सकते हैं, मेन कैरेक्टर या मेजर। ही हैड डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस और आइसोलेशन, दोनों में से एक लफ्ज लिखना है। वो तन्हाई की गहरी सेंस रखता है। क्यों? द डेथ ऑफ हिज वाइफ लॉन्ग अगो हैड लेफ्ट हिम लोनली इन दिस वर्ल्ड, बहुत अरसा पहले उसकी बीवी की वफात उसे दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। मेलोनी, वो उसके पास जो बच्चा था, द बॉय, वो लड़का था, हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू कंपनसेट दिस सेंस ऑफ लोनलीनेस, उसने उसकी तन्हाई को कम करने की बेहद कोशिश की। बट इवन देन द ओल्ड मैन वाज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, यहाँ तक कि बूढ़े को उससे बातें करने की आदत हो गई। आगे जी, फिशरमैन आर यूजुअली काम एंड क्वाइट पीपल, ज्यादातर मछली जो होते हैं खामोश तबाह लोग होते हैं। बट संतियागो वाज प्योर फिश, प्योर फिश होता है बातूनी शख्स, लेकिन संतियागो एक बातूनी शख्स था। When he was alone on the high sea, जब भी वो समुद्र में अकेला होता, he often talked about himself in the absence of Manolin, वो मैनोलिन की गैर मौजूदगी में अक्सर उससे बातें करता रहता। बूढ़ा जब भी समुद्र में अकेला होता और मैनोलिन उसके साथ ना होता, तो वो खुद से अकेले बातें करता रहता। In this way, he gave vent to, ये आपका idiom है, आपने किया भी है, gave vent to, अपने ख्यालात का इजहार करना, to his feelings and memories, वो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करता। He also used to sing aloud in old age, about old days, बुढ़ापे में वो माजी के दिनों के बारे में अक्सर गाया करता था। Then to remove his loneliness, अपनी तन्हाई को कम करने के लिए, he developed the habit of talking to the fish, उसने मछलियों से बातें करने की आदत को अपना लिया। To sea birds, समुद्री परिंदों से, to the sea, समंदर से, and to the turtles, और कछुओं से बातें करने की आदत को अपना लिया। In their company, he never felt isolated, उनकी तन्हाई में उन जानवरों की, उन चीजों की तन्हाई में उसने कभी खुद को अकेले महसूस न किया। That is why he said, वो अक्सर कहता था, no man was ever alone the sea, समंदर में कभी भी किसी को अकेले नहीं होना चाहिए, या समंदर में कोई भी अकेला नहीं होता। इसको आपने कोटेशन मार्कर से लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमास में रख के, और अकेली लाइन पे, इससे आगे पीछे कुछ नहीं लिखना। During his battle with the marlin and sharks, marlin और sharks से फाइट के दौरान he talked to them, वो उनसे भी बातें करता रहा। आगे ये क्वेश्चन जब खत्म होता है, to conclude, नतीजा निकालते हुए, despite the company of birds, fish, turtles and other sea creatures, कहते जी परिंदों की, मछलियों की, कछुओं की और दूसरी समुद्री मखलूकात की कंपनी के बावजूद he felt sometimes very lonely, बाज़ वो बड़ा ही तन्हा महसूस करता। he often wished that, जब भी विश का इज़हार आ जाए या विश का लफ्ज आ जाए, हेल्पिंग वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, नाउन बेशक सिंगुलर हो, जैसे लिखा जी मैनोलिन सिंगुलर है, वर्ड आगे प्लूरल लगा हुआ है, तो ये बनेगा he often wished that मैनोलिन वर्ड with him, और वो अक्सर ख्वाहिश का इज़हार करता, काश मैनोलिन मेरे साथ होता। एंड he said, और उसने कहा, no one should be alone in old age, बुढ़ापे में किसी को भी अकेले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको अगर एग्जाम में अगर वो कहते हैं कि आइसोलेशन या तन्हाई से मुतल्लिक़ लिखें, आप बजाय के शार्क की फाइट लिखना शुरू हो जाएं या मार्लिन की फाइट लिखना शुरू हो जाएं, या उसके छोटे बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखें, आपने टू द पॉइंट, बीए में होता टू द पॉइंट है, जो एग्जामिनर ने पूछना है आपने वही लिखना है। कई इदारे होते हैं जो आपको तैयारी करवाते हैं, ये इतना सा पैरा याद करना है, जो मर्जी पूछे आपने यही लिख देना है, ऐसे नहीं होता। एग्जामिनर सेंसिबल होता है, उसको पता होता है उसने क्या क्वेश्चन किया हुआ है और ये बच्चा क्या आंसर दे रहा है, तो आपने टू द पॉइंट जो आंसर लिखा गया उसी को आपने रेलेवेंट लिखना है, इररेलेवेंट कोई चीज नहीं लिखनी। ठीक हो गया जी।